हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? मैं भी बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसके पहले भी आपको बोला है। क्या पढ़ना है सर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट में? देखो सिंपल चीज़ है, अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या समझा पहले उसको रिकैप कर लेते हैं। अभी तक के हम लोगों ने देखा है सप्लाई। सर सप्लाई के अंदर हम लोगों ने देख लिया रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, कौन किसको सप्लाई अप्लाई होगा। फिर गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, फिर कौन कौन से गुड्स एग्जम्प्ट है, कौन कौन सी सर्विसेज एग्जम्प्ट है। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपोजिशन, बहुत सारी चीजें अभी तक के। सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करें, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये तो हुआ, ये पूरा का पूरा एक पार्ट हो गया। अब ये पूरा नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट? क्या है ये, किस खेत की मूली है? देखो सिंपल चीज है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर दो चीजें हमेशा होती है। एक तो होता है परचेस और एक होता है सेल। भाई सेल तो हम लोगों ने देख लिया, सेल के ऊपर का सारा पार्ट देख लिया कि कब सेल माना जाए, कब सेल माना जाए, कहाँ सेल माना जाएगा, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होगा सबसे पहले तो वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि भाई सप्लाई के अंदर एग्जाम सप्लाई क्या होगा, टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, करेक्ट। सप्लाई किसका होगा, तो गुड्स और सर्विसेज का होगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई ये जो सप्लाई हम करते ये कौन कौन करेगा, और सप्लाई जीएसटी किसको लगेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन को लगेगा। रजिस्टर्ड पर्सन कौन हो सकते हैं, एक तो नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकता है, या तो कंपोजिशन डीलर हो सकता है, ठीक। एक तो नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकता है या तो कंपोजिशन टैक्स पेयर हो सकता है। फिर नॉर्मल टैक्स पेयर के अंदर एक तो फॉरवर्ड चार्ज होगा या तो रिवर्स चार्ज होगा। कब कब रिवर्स चार्ज होगा हमने ये देख लिया। यहां तक की चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमने देखा ना, ये सप्लाई से रिलेटेड पार्ट। अब हम क्या देखने वाले सर, अब हम देखने वाले परचेस से रिलेटेड पार्ट। मैंने क्या बोला था आपको, देखो हमने यहां तक की चीजें समझ में आ गई कि भाई सप्लाई किसको अप्लीकेबल होने वाला है। देखो जिसको सप्लाई अप्लीकेबल होगा वो सप्लाई पे जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बट जो परचेस उसने अभी तक की किया है, क्या उसके ऊपर भी उसको क्रेडिट मिलना चाहिए? क्रेडिट मिलना चाहिए इन द सेंस, सिंपल चीज है कि भाई अगर एक कोई अकाउंट बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट के पास में अपना बैंक अकाउंट है, तो एक तो होगा कि आउटपुट पे का मुझे पे करना होगा, बट जो इनपुट पे जीएसटी लग के आया है उसका क्या, तो उसका हमको क्रेडिट मिल जाएगा। उसका हमको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब जो बैलेंस और ये आउटपुट माइनस इनपुट जो बैलेंस है वो हमको कैश में पे करना पड़ेगा। सिंपल चीज है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब हम समझने वाले हैं कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, हमको कब आईटीसी मिलेगा, कौन कौन से परचेसेस पे आईटीसी मिलेगा। कुछ ऐसे परचेसेस है क्या जिसके ऊपर हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी मिलेगा ही नहीं, क्या ऐसा है क्या? तो ये हमको सविस्तर बहुत डिटेल में देखना है। चलो आ जाओ अभी मॉड्यूल पे, पेज नंबर हमारा है 305। चलो आ जाओ। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये पूरा का पूरा हम जो भी पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर पढ़ रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा, सबसे पहली बात उन्होंने बोली, देखिए इसको हाईलाइट किए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन should subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49। तो सेक्शन 49 ने अगर कुछ कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन दिए होंगे तो पहले उनको सुन लेना और फिर हमारे पास आना। बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टू हिम which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। मतलब सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं बोल रही है इसके अंदर। एक तो आपको आईटीसी मिलेगा, बट किसको मिलेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा। लेकिन आपको पहले सेक्शन 49 के रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस को समझना पड़ेगा।
और अगर आपको आईटीसी दिया भी जाएगा तो आपको बिजनेस मतलब आप क्या कर रहे हो, फर्दर सप्लाई कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में ही दिया जाएगा। मतलब अगर आप फर्दर सप्लाई करते हो और वो फर्दर सप्लाई करने के लिए जो भी इनपुट आपको लग रहा है, मतलब आपको कुछ आउटपुट देना है, लाइक ऐसा समझिए कि भाई मुझे कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है और सेल करना है, बराबर है। तो ये गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो जो इनपुट लगने वाले, जो जो इनपुट लगेंगे, ये इनपुट का क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन किस पर्पस के लिए, ये गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सर ये इनपुट में क्या क्या हो सकता है, देखो ये इनपुट में इनपुट ऑफ गुड्स हो सकता है। अरे भाई सप्लाई करना है, मुझे सेल करना है, ऐसा समझिए कि एक काम करते हैं, मुझे एक कैलकुलेटर प्रोड्यूस करके सेल करना है, ठीक है। मुझे आपको एक कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर देखिए, मुझे प्रोड्यूस करके आपको सेल करना है। अब ये कैलकुलेटर के अंदर जो जो इनपुट मुझे लगने वाले, मुझे क्या क्या लगेंगे, ये बटन्स लगेंगे, ये चिप लगेंगी, उसके बाद में इसका एक जो बाहर का पूरा ये लगेगा, प्रोफार्मा लगेगा कि कैसे हम इसको बनाते हैं, क्या है इसका पूरा मतलब एक ढांचा लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मुझको लगने वाली है। अब मैं क्या करता हूं, ये इनपुट, ये तो इनपुट ले लूंगा, ये जो इनपुट है, मतलब मैं बटन्स किसी से परचेज कर लूं, ये चिप किसी और से परचेज कर लूं, या मैं खुद बना लूं, बट ये बनाने के लिए जो मुझे मटेरियल लगने वाला, क्या क्या लगेगा बच्चों, मटेरियल लगेगा। मटेरियल क्या क्या लगेगा, बटन्स लगेंगे सर, ये चिप लगेगी, उसके बाद में ये पूरा उसके बाहर का ये जो पार्ट है वो पूरे पार्ट लगेंगे, अंदर और कोई पार्ट होगा जैसे कार्बन होता है तो वो लगेगा, ये सारी चीजें आपको लगने वाली है। चलो बिल्कुल समझ में आ गया, मतलब मटेरियल हमको लगेगा। सर इसके अलावा और कुछ लग सकता है क्या, बिल्कुल लगेगा, हमको एक मशीन चाहिए सर। क्यों, एक मशीन है जो इस सबको असेंबल करती है, ये सबको असेंबल करती है, स्क्रू टाइट कर लेती है, वो पूरा मशीन ही काम करती है, तो वो एक मशीन लगने वाली है इसके साथ साथ। चलो ठीक है, ये हुआ इनपुट ऑफ गुड्स, इनपुट ऑफ कैपिटल गुड्स मशीनरी को बोल सकते हैं हम कैपिटल गुड्स। अच्छा कुछ लेबर भी तो लगेंगे ना, मैं अरे यार ऐसे नहीं है, कोई ना कुछ तो लेबर भी लगेंगे, मतलब इनपुट ऑफ सर्विसेज भी लगेगी, या कोई इंजीनियर लगेगा मुझे जो मुझे प्रॉपरली डिजाइन बना के दे, तो इनपुट ऑफ सर्विसेज कुछ जैसे इंजीनियर सर्विसेज लगेगी, इनपुट ऑफ, मतलब सर हमको बेसिकली ये समझना है कि हमारा ये कैलकुलेटर हमको बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट लगने वाले हैं। ये तो हुई सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात। अब नॉर्मल अगर मैं समझूं कि भाई मेरा सेल और परचेज का बिजनेस है, सेल परचेज का बिजनेस है, कुछ भी नहीं सर, मैं ट्रेडर हूं, आई एम अ ट्रेडर। तो ट्रेडर के केस में क्या होगा, मैं कुछ नहीं सर, सिंपल से ये सीधा का सीधा कैलकुलेटर किसी और से परचेस कर लूंगा और मेरा मार्जिन ऐड करके किसी को सेल कर दूंगा, सिंपल चीज है ना। तो सर उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको एक तो होगा इनपुट ऑफ गुड्स, इनपुट ऑफ सर्विस हुआ क्या, सवाल ही नहीं आता सर, कोई सर्विस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इनपुट ऑफ गुड्स जितने भी मैं करूंगा उसका क्या मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर इनपुट ऑफ सर्विस भी करते, क्या करते, मैंने ना सर एक हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, तो मैंने ना सर ऑडिट से रिलेटेड किसी से सर्विसेज ले ली, क्या उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, कुछ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन अगर फुलफिल हो जाए तो। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि आपके इनपुट पे, इनपुट मतलब परचेज पे, आपके परचेज पे, फिर परचेज गुड्स का रहो, सर्विसेज का रहो या कैपिटल गुड्स का रहो, आपके परचेज पे जो भी जीएसटी लग के आएगा, वो आपके आउटपुट ऑफ जीएसटी में आप सेटल कर लो, सेट ऑफ कर लो। समझ में ही क्या बात, बिल्कुल सर समझ में। मतलब सिंपल चीज इनका कहना क्या है, देखो अगर आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हु इज एंटाइटल्ड टू टेक
be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or bought to him which are used or intended to be used। एक तो यूज कर लो या यूज करना चाहते हो in the course or furtherance of his business and the said amount shall be credited to electronic credit ledger of such a पर्सन। समझ में आया क्या? मतलब सिंपल सी चीज है सर, दो चीजें हमको हमेशा आने वाली है। एक तो हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। एक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? देखो सिंपल चीज है, मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट में एक तरफ आपको पे करना है और एक तरफ आपको रिसीव करना है। मतलब सिंपल चीज है। इन्होंने अभी हमको ये बोला कि जो जो परचेसेस पे लगा जीएसटी है ना बच्चों, जो परचेसेस पे जीएसटी लग के आ रहा है, इनपुट पे मतलब इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट ऑफ सर्विसेज, इस पे जो जो जीएसटी लगा हुआ आ रहा है ना, ये यहाँ पे ये अकाउंट में जमा हो जाएगा। और जो जो आउटपुट आप करने वाले हो, मतलब आउटपुट जीएसटी के साथ में यहाँ पे ये सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पे ऐसा समझो कि 100 रुपीज है और आपको पे करना है 150 रुपीज, तो सर यहाँ पे कितना सेटल होगा? यहाँ पे 100 ही सेटल होगा। कितना होगा सेटल? 100 ही सेटल होगा। फिर सर ये बचा हुआ 50 का क्या किया जाए, बोलो आप क्या करना? तो ये बचा हुआ जो 50 रुपीज है, क्योंकि देखो देखो आउटपुट जीएसटी की जो लाइबिलिटी है ना वो 150 रुपीज की थी, जिसके अंदर 100 रुपीज तो आपने एडजस्ट कर लिए, ये 50 रुपीज तो आपको पे करना है। ये 50 रुपीज के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं कैश अकाउंट। हम कैश से पे कर देंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीनों मिला के कितने बचे थे? 50 रुपीज पे करना था। और फिर यहाँ पे वापिस से क्या आएगा? आउटपुट जीएसटी 50 रुपीज। बोलो अकाउंट मैच हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? समझ में आ रहा है क्या? मतलब 100 रुपीज आपके इनपुट, देखो समझने जैसे लॉजिकल चीज है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अकाउंट के हिसाब से कैसे करते हैं। हम कभी भी अकाउंटिंग करते हैं तो आपको भी पता है, हम अकाउंट के हिसाब से क्या करते हैं भाई, जो जो इनपुट आए पहले वो सेट ऑफ कर लो, जितने सेट ऑफ हो सकता है मैक्सिमम सेट ऑफ कर लो, और जहां सेट ऑफ नहीं हो रहा है फिर वहां कैश में पे करना पड़ेगा। तो यहां हम कैश में पे कर दिए, बात खत्म हो गई। जीएसटी की लायबिलिटी सेटल हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई सर। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आपके परचेस पे जो जीएसटी लग के आएगा, आपके परचेस पे जो जीएसटी लग के आएगा वो हमेशा कहा जाएगा, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या हो जाएगा? देखो देखो देखो, क्रेडिट हो जाएगा। अभी 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 हमने पढ़ा, देखो credited to electronic credit ledger of such a person। समझ में आया क्या? अभी समझा सर बहुत अच्छी से। चलो आगे आगे। एग्जांपल, मिस्टर के of Kolkata sold taxable goods to Mr. C of Chennai। Mr. B, being a buyer of goods, is eligible to claim IGST as credit on purchased based on tax invoice issued by Mr. K of Kolkata। ए ने सी को सप्लाई किया, मिस्टर बी बीइंग अ बायर ऑफ गुड्स is eligible to claim IGST as credit on such purchase based on tax invoice issued by Mr. K of Kolkata। Step by step approach। Mr. K will upload the details of all tax invoice issued in GSTR1। The detail with respect to sales to Mr. C will auto-populate, get reflected in GSTR2, where the same data will be pulled when Mr. C will file GSTR2, that is details of inward supply। Mr. C will then accept the details that the purchase has been made and reported by the seller correctly, and subsequently the tax on purchase will be credited to electronic credit ledger of Mr. C
and he can adjust it against the future output tax liability. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। यहाँ पे मिस्टर सी करना बच्चों, गलती से उन्होंने मिस्टर बी कर दिया, मिस्टर सी करना। मैं वही चेक कर रहा था कि इन्होंने ये मिस्टर बी कहाँ से लेके आ गए। यहाँ पे मिस्टर सी चाहिए। मिस्टर सी बीइंग अ बायर ऑफ गुड्स इज एलिजिबल टू क्लेम IGST एज क्रेडिट ऑन परचेज बेस्ड ऑन टैक्स इनवॉइस इशूड बाय मिस्टर के ऑफ कोलकाता। चलो ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी। क्या बोलना चाहते हैं ये समझ में आएगा आपको? देखो सिंपल चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। मिस्टर ए sold goods to Mr. B rupees 1 lakh GST at the rate 18%, बराबर है। अब सर जिसने जिसने गुड्स सेल किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? GST पे करने की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी? GST पे करने की। ये क्या करता है भैया? मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए अपने GSTR1, ये क्या है सर? ये तो नया ही सुन रहे हैं हम। GSTR1 इज अ रिटर्न, GST रिटर्न। हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लो GST रिटर्न क्या होता है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को GSTR1 फाइल करना मैंडेटरी है, मंथली बेसिस पे या तो क्वार्टरली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे किसको है और क्वार्टरली किसको है वो हम बाद में देख लेंगे, अभी उसको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट GSTR1 में एक्चुअली होता क्या है सर? GSTR1 के अंदर हम जो भी सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, वो डिटेल फॉर्मेट में हमको GST डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है। मतलब सर समझा नहीं? मतलब सिंपल चीज है कि भाई अगर आप कोई गुड्स सप्लाई करते हो किसी पर्सन को, और वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड सप्लाई किए 1 लाख रुपीज पे, 18% GST है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि किस डेट को उसने सप्लाई किया, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, IGS टैक्सेबल टैक्स वैल्यू क्या है, उसके बाद में उस पर टैक्स कितना है, फिर इनवॉइस नंबर क्या है, GST नंबर क्या है सामने वाली पार्टी का जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं। ये सारी डिटेल यहाँ पे उसको देनी पड़ेगी। कहाँ देनी पड़ेगी? GSTR1 के अंदर देनी पड़ेगी पार्टी को। देखो GSTR1 आप अगर उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, आप कभी भी गूगल पे जाओ तो GSTR1 डाउनलोड करो, आपको उसका पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। GST डिपार्टमेंट ने भी वो फॉर्मेट दिया है, मैं भी यहाँ पे बता दूंगा। बट अभी समझने की कोशिश ये करो कि GSTR1 में क्या होता है। तो GSTR1 में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो पर्सन सप्लाई करता है, मैकेनिज्म कैसा चलता है GST डिपार्टमेंट का, ये समझने की कोशिश करो, इस पे फोकस करो। GST मैंने किसी को आपको ये मंथ में सप्लाई कर दिया, देखो मैंने 1 अप्रैल 2022 को सप्लाई किया है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलता है कि जैसे ही मंथ एंड होगा, मंथ एंड कब हुआ? मंथ एंड हुआ आपका 30 अप्रैल 2022 को, बराबर है। तो 30 अप्रैल 2022 तक के आपने जितने भी सप्लाई सेल किए हैं, जितने भी सप्लाई किए, भले ही रजिस्टर्ड पर्सन को किए हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन को किए हो, आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे के सारे सप्लाई हमको डिटेल में मतलब हमको किसको? GST डिपार्टमेंट को डिटेल में बताना पड़ेगा, कौन से फॉर्मेट में? GSTR1 के अंदर। और ये कब तक देना है GSTR1, कब तक फाइल करना है? ये नेक्स्ट मंथ के 11th डेट से पहले करना है, मतलब 11 तारीख जो भी होगी, 11 तारीख से पहले आपको GSTR1 फाइल करना है। तो GSTR1 में स्पेसिफिकली हम देने वाले क्या है? हम सिर्फ ये देने वाले कि भाई हमने ये पार्टी को इतने गुड्स सेल किए, इतनी सर्विसेज सप्लाई की, ये पार्टी का नाम ये है, ये पार्टी का GST नंबर ये है, ये इनवॉइस नंबर है, ये डेट है जिस डेट को हमने सप्लाई किया है, ये सारी डिटेल हम उनको दे देंगे कि भाई टैक्सेबल इनवॉइस क्या है, GST की वैल्यू उसमें कितनी है, टैक्स रेट क्या है, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसका वो HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसका HSN कोड क्या है, ये सारी चीजें हम उसमें दे देंगे। हमने कौन से गुड सप्लाई किए ये भी हम उसको डिटेल में देने वाले हैं। ये हो गई GSTR1 की बात। अब सर ये हो जाने के बाद होगा क्या?
जैसे ही मैं सप्लायर, एज अ सप्लायर आपके नाम का इनवॉइस मैंने बता दिया गवर्नमेंट को, जिस दिन मैंने आपका जीएसटी नंबर के साथ में इनवॉइस बता दिया, उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो पोर्टल आपके पोर्टल से मैच कर लेगा। आपके पोर्टल से मैच करेगा मतलब, देखो सर मैंने सप्लाई बताया, तो आपके जीएसटीआर 2 में ये परचेस दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब समझा नहीं सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो। सुनो मेरी बात, समझो शांति से। जैसा मैंने ए ने बी को गुड्स सेल किए, एग्जाम्पल के हिसाब से 1 अप्रैल को किए थे 1 लाख रुपीज के। जिस दिन जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट थी, जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट थी 11 तारीख को, 11 मई को, तो उसने जीएसटीआर 1 के अंदर ये सप्लाई बता दिया कि भाई मैंने बी को, मिस्टर बी को मैंने गुड्स सेल किए 1 लाख रुपीज पे, जिसपे 18% का जीएसटी आया हुआ है। इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अब बात यहां तक नहीं रुकी, फिर क्या, फिर मिस्टर बी का जो, देख एक तो हुआ जीएसटीआर 1, ये किसके पोर्टल पे बताया इसने, खुद का लॉगिन। देखो हर किसी को अपना लॉगिन मिलता है, जैसे आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपका लॉगिन मिलेगा, आप लॉगिन करना, आपका जीएसटीआर 1 फाइल करना मंथली बेसिस पे। फिर इसने इसका लॉगिन किया जीएसटी का, उसके अंदर मिस्टर ए ने जो जो सेल किया था, क्योंकि उसने मिस्टर ए ने जीएसटी नंबर मिस्टर बी का बताया कि मैंने मिस्टर बी, ये मेरी पार्टी है, ये पार्टी का जीएसटी नंबर है और मैंने उनको गुड्स सेल किया, तो फिर मिस्टर बी का मैंने जीएसटी नंबर अपलोड किया। मैंने जैसे ही मिस्टर बी का जीएसटी नंबर अपलोड किया और वो इनवॉइस फाइल कर दिया, जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, उसी के नेक्स्ट डे मिस्टर बी के 2 में जीएसटीआर 2 के अंदर जो परचेस किया है मिस्टर बी ने, अब मिस्टर ए ने बी को सेल किया तो मिस्टर बी ने ए से परचेस किया, ये इसके परचेस रजिस्टर में दिख गया, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर कि वो क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा जमा हो गया। जो पैसा इसने जीएसटी के नाम पे मिस्टर बी के लिए भरा था वो मिस्टर बी के अकाउंट में, मतलब मिस्टर बी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जीएसटीआर 2 के अंदर जमा हो गया। अब मिस्टर बी का काम क्या है, मिस्टर बी का काम सिर्फ इतना है कि भाई जो मिस्टर ए ने इनवॉइस बताया, क्या वो इनवॉइस प्रॉपर है, मतलब जितना एक्चुअल में जीएसटी उसने हमसे चार्ज किया, क्या उतना ही जीएसटी पोर्टल पे बताया है। अगर बताया है तो आप उसको टिक कर दो कि यस इट्स करेक्ट, तो आपके 3B के अंदर वो आ जाएगा। अब ये बाद में हम समझ लेंगे 3B क्या है, ये क्या बता रहे थे ये समझने की कोशिश करो। अब पढ़ो ये क्या बोल रहे थे एग्जाम्पल के अंदर, कहाँ आ गए थे, चलो आज। Mr. K will upload the details of all tax invoices issued in GSTR 1. चलो ठीक है, जो सप्लायर है वो GSTR 1 में सारे इनवॉइस बता देगा। देन the details with respect to sales to Mr. C will auto populate get reflected in GSTR 2A। मैंने अभी आपको बताया कि जो जो मिस्टर C मतलब जो परचेसर है उसके 2A के अंदर वो सब कुछ आ जाएगा। The same data will be pooled when Mr. C will file GSTR 2। और जब GSTR 2 फाइल करेगा मिस्टर C, देखो 2A के अंदर सब कुछ ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, और हम जब 2 फाइल करेंगे, 2 फाइल क्यों करेंगे कि भाई जो उन्होंने सब कुछ हमको बताया है, जो जो परचेसेस उन्होंने मेरे नाम पे बताया क्या वो सही है, details of it, Mr. C will then accept the details that the purchase has been made and reported by the seller correctly, and subsequently the tax on purchase will be credited to where electronic credit ledger of Mr. C and he can adjust it against future output tax liability। मतलब अब मिस्टर C जो आगे फर्दर सप्लाई करेगा, मतलब आउटपुट लाइबिलिटी के अगेंस्ट में ये जो 2A के अंदर जमा हुआ है, जो हमने 2 में क्लेम कर लिया, ये 2 का हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे, क्योंकि इनपुट टैक्स लेजर, इनपुट क्रेडिट लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो जमा हो गया है। डन 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 डन। समझ में आया क्या अभी? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अब आईटीसी कैसे यूटिलाइज करें, जैसा मैंने अभी आपको इतना बारूद मैंने ये समझाया, जिसके अंदर मैंने आपको एक ही चीज समझाई, क्या कि भाई जो आपके इनपुट पे, जैसा आपने इनपुट किया था, इनपुट परचेस, अब इनपुट मैं बोलूंगा, अब मैं परचेस यूज नहीं करूंगा, व्हाट प्लीज क्लियर। अब सुनो, इनपुट जो भी हमने किया, इनपुट पे CGST लग के आया, SGST लग के आया, सॉरी
SGST लग के आया, IGST लग के आया। अब ये था 100 रुपीज, ये था 100 रुपीज और ये था 200 रुपीज, ठीक है। अब मेरी आउटपुट की लाइबिलिटी थी GST, लाइबिलिटी थी बच्चों, CGST की थी 200 रुपीज, SGST की थी 200 रुपीज, IGST की थी 100 रुपीज। बोलो क्लेम कैसे करें? देखो आप अगर नॉर्मली देखोगे तो ये कितना हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 200, ये हो गया 400, और आपका 400 और 500, मतलब 100 आपको पे करना है, ये बात तो फिक्स है। मतलब बट ये पे किस अंदर करना है, मतलब CGST पे करना है। देखो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, ये CGST मतलब CGST एक्ट के अंदर है, SGST ये SGST एक्ट के अंदर है, IGST एक्ट के तहत है। अगर ये तीनों अलग अलग एक्ट है तो सर इसका सेट ऑफ कैसे करें, समझने की कोशिश करो। जैसे CGST 200 रुपए भरना था, अब मेरे पास में CGST में कितना है, 100 रुपीज है, तो चलो भाई CGST का पहले CGST में क्लेम कर लेते हैं। 200 आउटपुट है, आपको एक फॉर्मेट बताता हूं जिस फॉर्मेट में हमको क्लेम करना है, आउटपुट इनपुट, ठीक है। CGST, SGST, IGST, ठीक है। CGST आउटपुट पे कितना भरना था, 200 200 100। यहाँ पे क्रेडिट कितना अवेलेबल है, CGST में है 100 रुपीज, SGST में है 100 रुपीज, IGST में 200 है सर, लेकिन भरना कितना है 100, तो 100 ही क्लेम करेंगे ना। अरे बाबा मुझे एक बात बताओ, जब भरना 100 है तो आप क्लेम कितना करोगे, 200 क्लेम करके कोई बेनिफिट होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, 100 क्लेम कर लिए, यहाँ पे कुछ भरना आ रहा है क्या, आप नहीं, यहाँ पे 100 रुपीज पे करना आ रहा है, यहाँ पे भी 100 रुपीज पे करना आ रहा है, बट सर ये 100 रुपीज यहाँ पे जमा है ना, उसका क्या करें। अरे बाबा ये 100 रुपीज सर जमा है ना, उसका क्या करें ये तो बताओ। तो सर ये 50 यहाँ पे एडजस्ट कर लूं, 50 यहाँ पे एडजस्ट करूं, या सर मैं कैसा करता हूं, देखो ये 100 रुपीज पूरा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूं, ये 100 रुपीज पे कर देंगे, ऐसा करूं क्या। नहीं 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 सर मेरी इच्छा ऐसी नहीं है, मैं क्या करता हूँ सर, मैं ये यहाँ पे ये SGST के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ और ये 100 रुपीज हम पे कर देंगे सर। अच्छा ऐसा अपने मन से चलने वाला है क्या, चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला है। फिर सर इसके लिए क्या करना, प्रोविजन पढ़ना, बात खत्म। प्रोविजन क्या बोलती है सुनो, प्रोविजन हमको ये बोलती है इनवर्ड सप्लाई, अगर आपका ITC CGST का है, SGST का है और IGST का है, तो सबसे पहले फर्स्ट CGST नेक्स्ट IGST इन दैट ऑर्डर। सिंपल चीज है, अगर आपको CGST को क्लेम करना है, आपके इनपुट पे CGST है और आपको उसको क्लेम करना है, तो सबसे पहले वो सेट ऑफ करना CGST के अगेंस्ट में। क्या बोला, कंपल्सरी सबसे पहले सेट ऑफ करना CGST के अगेंस्ट में। अगर CGST से क्लेम करने के बाद में भी कुछ बच जाता है तो फिर वो क्लेम करना IGST के साथ। किसके साथ, IGST। SGST के साथ में कर सकते क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब आपके अगर इनपुट में SGST, आपके इनपुट में CGST है और आउटपुट में SGST भरना निकल रहा है, तो क्या आप वो CGST इनपुट का SGST आउटपुट में क्लेम कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं मुन्ना, ना मुन्ना ना, नहीं कर सकते। तो ITC on CGST will be adjusted only first against CGST and then if remains then it can be adjusted against IGST। देखो सिंपल चीज अगर समझने की बात करें तो CGST और IGST दोनों चचेरे भाई है। रीजन बिहाइंड दिस है क्योंकि CGST सेंट्रल का है और IGST भी सेंटर ही देखता है। तो भाई सेंटर के साथ में एडजस्ट हो जाए और सेंटर मतलब इंटीग्रेटेड के साथ में, मतलब दूसरा भी सेंटर का यही पार्ट है तो इसके साथ में भी एडजस्ट हो जाए। क्योंकि ये IGST में दो चीजें हैं, एक तो CGST भी है और SGST भी है, दोनों रहते हैं ना इसमें, तो स्टेट का भी हिस्सा है और सेंटर का भी हिस्सा है। तो चलो ठीक है भाई, हम CGST को CGST के अगेंस्ट, CGST को IGST के अगेंस्ट अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है SGST का। SGST क्या बोलता है,
जब सीजीएसटी वालों ने बोल दिया कि हम एसजीएसटी को अलाउ नहीं करेंगे, तो एसजीएसटी सीजीएसटी वालों को अलाउ करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। चलो देखो, ये भी क्या बोलता है, एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी में एडजस्ट करो। मतलब अगर एसजीएसटी का इनपुट है और एसजीएसटी में लाइबिलिटी भरने आ रही है, तो पहले वो लाइबिलिटी को सेट ऑफ कर लो। उसके बाद भी अगर बचता है तो फिर अगर आउटपुट में आईजीएसटी की लाइबिलिटी आती होंगी तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करो, बट सीजीएसटी के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और आईजीएसटी तो भाई बहुत दातार इंसान है, वो किसी के भी साथ में एडजस्ट करने को तैयार है। मतलब आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ में भी एडजस्ट करने को रेडी है, एचजीएसटी के साथ में भी रेडी है, और अलाउ आईजीएसटी के साथ में भी रेडी है। बट इसका एक ही रूल है, सबसे पहले खुद का मतलब सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ में करो, एसजीएसटी का पहले एसजीएसटी के साथ में सेट ऑफ करो, और आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी के साथ में सेट ऑफ करो, और फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि अब किसके लिए बैलेंस बचा है और कर सकते या नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? हार्ड नहीं है, समझने की बात है, एक दो बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कोई बात नहीं है। With effect from 1/4/2019, Section 49A of CGST Act 2017 read with Rule 88A क्या बोलता है? IGST credit can be adjusted equally between CGST and HGST or any other proportion at the option of the assessee. IGST not apportioned under Section 1(2), Section 17(2)(b) apportioned equally among CGST and HGST unitary and ad hoc basis. नॉर्मली इन्होंने ये सर्कुलर के थ्रू यही बताया कि सबसे पहले अगर आईजीएसटी बचा है तो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी में मैच कर लो, उसके बाद भी बचता है तो दोनों में 50-50 का एडजस्ट करो। मतलब सीजीएसटी में भी 50 और एसजीएसटी में भी 50। हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। So section 17 of IGST Act prescribe the provision of such apportionment of IGST and settlement of fund between the central government and state government. Subsection 1 and 2 of section 17 provide for apportionment of IGST between central government and state government or union territory in respect of those supplies where input tax credit cannot be availed and thus the tax revenue finally accrues to exchequer. A new subsection 2A has been inserted in section 17 to provide that the amount of IGST not apportioned under subsection 1 and subsection 2 may for the time being on the recommendation of the council be apportioned at the rate of 50% to the central government and 50% to the state government or the union territory as the case may be on ad hoc basis and shall be adjusted against the amount apportioned under the said subsection. Essentially the new subsection 2A provide for apportionment of IGST in respect of B2B supplies wherein input tax credit has been taken by the recipient. वही बताया है कि 50-50% दोनों में आप सेट ऑफ कर सकते हो। ITC is an integration of goods and services. Since GST is charged on both goods and services, input tax credit can be availed on both goods and services except those which are on the exempted or negative list. Input tax credit is allowed on capital goods too. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ITC किस किस का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का मिलेगा, इनपुट ऑफ गुड्स का मिलेगा और इनपुट ऑफ सर्विसेज का भी मिल जाएगा। चलो मैं अब एग्जाम्पल ले लेंगे सर, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, इन्होंने कोई एग्जाम्पल दिए है क्या? एक बार देख लेते हैं, अगर इन्होंने दिए होंगे तो हमको लेने की जरूरत नहीं है। चलो नहीं दिए इन्होंने, हम ले लेते हैं हमारे साथ। इनपुट आउटपुट CGST SGST IGST। इनपुट में यहाँ पे है 100 100 200, यहाँ पे है 200 200 100। बोलो कैसे सेट ऑफ करें? चलो बताओ जल्दी से, चलो मैंने जो आपको रूल बताया उसके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में नहीं समझा तो मैं बताता हूँ। चलो फास्ट, 2 मिनट आपको दे रहे हो, जल्दी जल्दी करो। सबसे पहले तो मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया था वो फॉर्मेट कॉपी करो, फॉर्मेट याद करो और उस फॉर्मेट के अंदर आंसर सॉल्व करो जल्दी से। चलो किया सॉल्व? आउटपुट इनपुट CGST SGST
IGST बराबर है, आउटपुट में कितना है 200 200 100। सबसे पहले हमने बोला था इनपुट CGST को इनपुट CGST में सेट ऑफ करने का, चलो कर लिया सेट ऑफ 100। SGST को SGST में सेट ऑफ कर लो पहले 100। ये 200 है, इसको स्टार मार्क करो क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी 100 की है, तो अपन कितना सेट ऑफ करेंगे 100 ही करेंगे। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यहाँ पे बचा 100, यहाँ बचा 100। अब जो सर्कुलर आया था वो हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 100 अभी भी बैलेंस है, बराबर है। ये 100 को हम 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे सेट ऑफ करेंगे, और फिर लाइबिलिटी कितनी आई, आउटपुट टैक्स liability need to paid in cash or through bank is 50 in CGST and 50 in SGST। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छी से हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2, इनपुट आउटपुट CGST SGST IGST कितना है 100 150 250 250 150 100। बताओ कैसे किया जाए। एक काम करो, यहाँ पे भी 250 कर, ठीक है, चलो कर। ध्यान दो रे, ध्यान दो, करो जल्दी से सॉल्व करो, चलो। आउटपुट इनपुट CGST SGST IGST। सबसे पहले आउटपुट लिख लेते 250 250 100 बराबर है, ठीक है। ये पहले सेट ऑफ कर लो, देखो CGST के अगेंस्ट में फर्स्ट CGST कर लिया, चलो कर लिया। यहाँ पे 150 है, चलो ये भी कर लिया। यहाँ 250 है, पहले ये कर लिया। कितना बचा 150 100 नील, बट इसका 150 पेंडिंग है। अब ये 150 कैसे करें 75 75। एक काम करना, ये 250 है ना, इसको 200 कर देना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ तक की बात समझ में आई, अब इसको 200 कर दो। चलो अब बताओ कैसे करें, बताओ बताओ। सर यहाँ पे ना 50 रहेगा, आपने 100 लिया है, इसको 50 करो पहले, चलो ठीक है। अब बताओ कैसे करना है। देखो सर्कुलर तो क्या बोलता है, सर्कुलर बोलता है 75 75 करो, बट यहाँ 75 करने की जरूरत ही नहीं है सर, तो फिर यहाँ पे 75 तो नहीं करूंगा सर, मैं यहाँ कितना करूंगा फिर सर, मैक्सिमम 50 पॉसिबल है तो मैक्सिमम 50 करूंगा, और फिर जो 25 बैलेंस है वो यहाँ कर लूंगा क्या सर, हाउ कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। यहाँ 100 का बैलेंस बचा, यहाँ नील है। समझ में आया क्या, आया क्या, आया क्या, समझ में आया क्या, डन। यस सर, अभी समझ में आ गया। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट। लिमिटेड बीइंग अ मैन्युफैक्चरर कम सेलर ऑफ टैक्सेबल गुड्स। देखो सप्लाई किया है उसने, जीएसटी ऑन सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स 6.5 लाख रुपए उसको जीएसटी भरना है सेल के ऊपर। जीएसटी पेड ऑन इनपुट ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए, कैपिटल गुड्स 3 लाख रुपए, और इनपुट सर्विसेज 1 लाख रुपए। मतलब आउटपुट के अंदर आ रहा है सर 6.5, और इनपुट के अंदर तीनों भी आएंगे, गुड्स प्लस इनपुट सर्विसेज प्लस कैपिटल गुड्स। कितना है भाई, ये देखो ये सर 2 लाख है,
ये है सर 1 लाख और ये है सर 3 लाख, बराबर है। तो कितना बैलेंस बचा है? 3 प्लस 3 6, 6.5 में से 6 गए, 0.5 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ेगा इन कैश। समझ में आया क्या? ये सर यही यार, ये तो इन्होंने सॉल्व करके दिया है, काय के लिए तो किया सर आपने, ऑलरेडी सॉल्व करके दिया। हाँ कोई बात नहीं, करके देखना चाहिए ना हम लोगों ने। Goods or services are both which are used or intended to be used in the course or furtherance of business, and said amount shall be credited to electronic credit ledger of such a person. चलो कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी लेने के लिए क्या कंडीशंस है, और ये कंडीशन जैसा हमने बोला था कि कुछ कंडीशंस को हमको फॉलो करना है, वो कंडीशंस अब हम देखते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन क्लेम नहीं कर पाएगा आईटीसी तब तक जब तक ये नीचे की कंडीशंस को वो फुलफिल ना करे, तब तक। मतलब आपको ये नीचे की कंडीशंस आप अगर फुलफिल करते हो तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, इन शॉर्ट। समझ में आया? चलो क्या कंडीशन है सर? First, he is in possession of tax invoice, debit note issued by a registered supplier registered under this act, or such other tax paying document as may be prescribed. समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? मतलब आप जीएसटी में आईटीसी कब ले सकते हो? आप आईटीसी तभी ले सकते हो जब सामने वाला, मतलब जो सप्लायर से आपने गुड्स परचेस किया, वो सप्लायर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करे। मतलब आपको बिल देगा ना, वो इनवॉइस बिल देगा ना कि भाई आपने हमसे इतना गुड्स, मैंने आपको इतना गुड्स सेल किया है, उसका वो जब बिल देगा, वो बिल अगर आपके पोजीशन में है तो ही आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब मैंने फेक किसी पर्सन ने, मतलब मैं ऐसा समझ ले किसी ने सेल बता दिया है लेकिन आपके पास इनवॉइस नहीं है उसका, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। आपको फेक सप्लाई के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। सिंपल चीज है कि भाई आप आईटीसी कब मिलेगा? जब आपके पास में बिल फिजिकली अवेलेबल हो। वो थिंग तो समझ में आ ही गई सर। दूसरी, he has received the goods or services और बोथ, मतलब सिर्फ बिल आने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं तो जैसे किसी ने बिल इशू कर दिया एक आधे पार्टी ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक बिल इशू कर दिया, गुड्स अभी तक के दिए ही नहीं भाई। अब बताओ क्या ये सप्लाई माना? क्या मैं आईटीसी, सप्लाई की बात तो छोड़ दो यार, सप्लाई दिमाग लगाओ ही मत। अभी बात क्या चली, क्या मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ? ना मुंडा ना। जब तक के आपको गुड्स रिसीव नहीं होता है या सर्विस रिसीव नहीं होती तब तक के आप क्लेम नहीं कर पाओगे आईटीसी। Explanation: for the purpose of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such a registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of the goods, either by way of transfer of document of title to the goods or otherwise। मतलब एक तो आप डॉक्यूमेंट टाइटल टू द गुड्स भेज दो, मतलब आप ओनरशिप दे दो एक तो सामने वाले को, या तो वो गुड्स डिलीवर कर दो। ये दोनों में से कोई भी एक तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है। आईटीसी किसको क्लेम करना है? परचेसर को। मतलब परचेसर ने हमेशा याद रखना कि जब भी मुझे आईटीसी क्लेम करना है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास इनवॉइस है क्या? यस है। दूसरी बात, मेरे को गुड्स मिल गए क्या या मेरे को उसकी ओनरशिप मिल गई है क्या? Second thing, note further explanation has been provided under section 16 to be explanation by CGST Amendment Act 2018 that for the purpose of this clause, it should be deemed that the registered person has received the goods or as the case may be or services where the goods are delivered by supplier to a recipient or any other person on the direction of such a third registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of the goods, either by way of transfer of document of title to the goods or otherwise, where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such a registered person। मतलब समझ में नहीं आया सर क्या बोलना चाहते हैं? ये सिंपल चीज है। देखो, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये दोनों के बीच में सेल और परचेस का कॉन्ट्रैक्ट बना। मिस्टर ए ने बोला कि देखो मिस्टर बी, मैं परचेसर हूं, ये परचेसर, ये सेलर। मैंने बोला देखो ये गुड्स ना मेरे को मत देना, आप मिस्टर सी को डिलीवर कर देना। किसको डिलीवर करना है? मिस्टर सी को। सर अभी आपने बोला कि गुड्स तो आना चाहिए, उसके बिना आईटीसी नहीं मिलेगा। अरे बाबा, तो मिस्टर बी ने ये भी तो बोला कि देखो मिस्टर ए,
प्लीज ये जो गुड्स है ना, ये मे को भेजने के बजाय मिस्टर सी को भेजना है, क्योंकि मुझे मिस्टर सी को सप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली उसको सप्लाई कर देना। तो ये सप्लाई कौन सा सप्लाई माना जाएगा, तो ये सप्लाई कंफर्म हो गया ऐसा माना जाएगा, और ये आईटीसी क्लेम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बिल्कुल क्लेम कर पाएगा, ये बात चल रही है। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर सी को गुड्स सेल कर दी, मिस्टर बी को गुड्स सेल किए और मिस्टर सी को सिर्फ क्या किया, डिलीवरी दी है गुड्स की ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर बी, तो ये सप्लाई मिस्टर बी को ही माना जाएगा और मिस्टर बी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा, क्योंकि इनवॉइस मिस्टर ए किसके नाम का बनाएगा, मिस्टर बी के नाम का बनाएगा, मिस्टर सी के नाम का बनाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। और ये गुड्स डिलीवर मिस्टर बी को होना चाहिए था, लेकिन मिस्टर बी ने बोला यार मुझे मत दो, मिस्टर सी को दे दो। तो क्या ये मिस्टर बी को डिलीवर हो गया ऐसा मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे, ऐसा माना जाएगा कि मिस्टर बी को हमने गुड्स डिलीवर कर दिया और मिस्टर बी आईटीसी क्लेम कर पाएगा। समझ में आया क्या अभी? हाँ सर, मतलब ये डीम प्रोविजन है। हाँ सर, 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर सी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ सप्लाई has been actually paid to the government either in cash or through utilization of input tax credit admissible in respect of the said supply and he has furnished the return under section 39। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो समझने की कोशिश करो। हमने बोला कि आपने परचेस किया है, तो आप परचेस करते ही आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। जैसा मैंने किसी से गुड्स परचेस कर लिए, भले ही मैं रजिस्टर्ड हूं, उसने मुझे गुड्स दे दी है, तो मैं ऐसे जैसे ही मैंने परचेस कर लिया, क्या मैं जीएसटी डिपार्टमेंट को बोल दूं कि ए सुनो 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 मैंने परचेस कर लिया, मेरे जीएसटी के अकाउंट में दिखाओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कैसा? फिर सिंपल चीज है, इन्होंने 4 पॉइंट बोले। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला कि जब भी कभी सप्लायर आपको सप्लाई करे तो आपके पास में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आपको गुड्स रिसीव होना चाहिए या ओनरशिप आनी चाहिए, सेकेंड पॉइंट। जिसने भी आपका सप्लाई बताया है, मतलब आपके सप्लायर ने आपके ऊपर जो जीएसटी लगाए वो टैक्स पे करना चाहिए। मतलब समझा नहीं सर? जैसा इनवॉइस उसने दिया हमको, वो इनवॉइस के अंदर गुड्स और उस पे जीएसटी लग के आया है, वो जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है। तो अगर सप्लायर वो जीएसटी पे नहीं करता है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। समझो, अगर सप्लायर जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी पे नहीं करता है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलो भाई, उसने जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी पे भी कर दिया, लेकिन उसने टाइम पे रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब he has to furnish the return under section 39। अगर वो 39 जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करता है तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो 4 पॉइंट याद करो। एक तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, सेकंड पॉइंट आपके पास इनवॉइस रहने के बाद में आपको गुड्स भी आ जाना चाहिए, थर्ड पॉइंट आपके सप्लायर ने जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, फोर्थ पॉइंट वो अगर पे करेगा तो उसने रिटर्न भी फाइल करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गए। चलो, provided that where the goods against an invoice are received in lots or installment, the registered person should be entitled to take credit upon receipt of the last lot or installment। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, मैं आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई में देखा था कि जब सप्लायर सप्लाई करता है और वो लॉट में सेल करता है, मतलब एक साथ में पूरा का पूरा सप्लाई नहीं करता है, वो एक एक लॉट में सप्लाई करता है। तो जैसे जैसे लॉट में सप्लाई करता है उस टाइम पे जैसा जैसा सप्लाई कंप्लीट होता है, मतलब 10% सप्लाई कंप्लीट हुआ तो उसको 10% का इनवॉइस देना पड़ता है, 15% का हुआ तो 15% का इनवॉइस देना पड़ता है, मतलब 15% के ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ता है। पर जब आईटीसी क्लेम करने की बात आती है ना तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं पापा नहीं, अभी रुको जरा सा। मतलब क्यों? अरे भाई, सामने वाले ने जीएसटी पे कर दिया, अब मेरे को आईटीसी क्लेम कर लेने दो। बोले नाम उन्नयन, बोले फिर क्या? प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट और इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आईटीसी जो क्लेम करने वाला है वो शुड बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। म्हणजे जब तक के मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल नहीं जाता, मतलब जैसा सिंपल सी चीज है कि मैंने किसी पर्सन को बोला कि भाई देखो आप ना बिल्डिंग मुझे कंस्ट्रक्ट करके दो, ठीक है। बिल्डिंग नेचुरली देखा जाए तो वो जीएसटी के केस में नहीं आता है, बट सुन लो अभी। चलो, मैंने बोला किसी को कि बिल्डिंग बना के दो। अब मैंने जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई वैसे वैसे मैंने पेमेंट रिलीज करते गया,
तो सर मैं जैसे जैसे पेमेंट रिलीज करते जाऊँ तो सामने वाला मुझे जीएसटी का इनवॉइस बना के दे देता है। क्या मैं जीएसटी का इनवॉइस जैसे जैसे वो बना के देता है वैसे वैसे आईटीसी क्लेम कर पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। इनका बोलना यह है कि जब तक के वो बिल्डिंग का लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर देते हो, जब तक के आप लास्ट 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 लॉट जो भी पेमेंट नहीं कर देते हो, तब तक के आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो सर आईटीसी आप पूरा जितने भी लॉट आपने पे किए उसका क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बट कब कर पाओगे? जब लास्ट लॉट लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे तब तक के ना। ठीक है, समझ में आ गया सर। Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier on amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with the interest thereon in such a manner as may be prescribed। क्या बोला ये सर? कुछ समझ में ही नहीं आया, बहुत कुछ भारी बोला है लेकिन provided further that where a recipient failed to pay the supplier of the goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply। सिंपल सी चीज है, आपने किसी से परचेस किया, देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन, मैं रिवाइज इसलिए बार बार करा रहा हूँ क्योंकि दिमाग में फिट हो जाए, ये चीजें बहुत बहुत मैटर करती है आईटीसी क्लेम करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट था आईटीसी क्लेम करने के लिए कि एक तो सबसे पहले आपके पास में टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, मतलब बात खत्म, टैक्स इनवॉइस है। वो गुड्स की ओनरशिप या गुड्स आना चाहिए, बिल्कुल गुड्स भी आ गए या गुड्स की ओनरशिप आ गई या थर्ड पर्सन को गुड्स पहुंच गए जहां पहुंचना था, बात खत्म। तो चलो हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला था कि चलो सामने वाले ने क्या करना चाहिए, रिटर्न फाइल करना चाहिए और टैक्स भी पे करना चाहिए। उसने टैक्स भी पे कर दिया और रिटर्न भी फाइल कर दिया। अब बात ये आई कि जैसा मैंने क्या बोला था, मैंने बोला सामने वाले को देखो मेरे को आप गुड्स दे दो, मैं गुड्स लेके आ गया, मैं क्रेडिट पे गुड्स लाया। कैसा लाया? क्रेडिट पे, उधारी पे गुड्स लेके आया। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप उधारी पे कोई गुड्स लेके आते हो और उसका आईटीसी क्लेम करते हो तो आपने 180 डेज के अंदर अंदर सामने वाले को पेमेंट कर देना चाहिए। समझा नहीं सर? मतलब सिंपल चीज है, सप्लायर को आप जो सप्लाई करता है उसका पेमेंट 180 डेज में कर दो तो ही आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, नहीं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओ। अरे बाप रे बाप, मतलब कुछ भी लगा। देखो ये चीज ना, ये सप्लायर को सिक्योर करने के लिए पॉइंट डाला है जो भी गवर्नमेंट ने। क्यों सर? सिंपल चीज है, आप कोई गुड्स क्रेडिट पे ले लेते हो, अगर वो क्रेडिट पे लेने के बाद में, मतलब आपने कोई गुड्स क्रेडिट पे उधारी पे ले लिए, आपने उसका आईटीसी भी क्लेम कर लिया, आप वो आईटीसी बचा गए। समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, सामने वाले ने बेचारे ने सप्लाई बता दिया, उसने उसके ऊपर का जीएसटी भर दिया, आप वो आईटीसी क्लेम कर लिए, बचा भी लिए, अभी भी सामने वाले को जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हो। अरे भाई वो जो गुड्स आपने लाए उसका पैसा दो ना, आप जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हो, आपको वो आपने जो परचेज किया उससे उसका भी पैसा नहीं दे रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको बोलती है 180 डेज तक के हम राह देखेंगे कि 180 डेज तक के आप उसको पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं करते हो तो आपने जो आईटीसी ऑलरेडी क्लेम किया है, मतलब आज किसी से सप्लाई हुआ था, मैंने गुड्स परचेस कर लिए, 180 डेज तक के मैंने उसको पेमेंट किया ही नहीं। जिस दिन 180 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैंने, क्योंकि आज वो परचेस क्लेम कर लिया था, तो उस दिन मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उतनी अमाउंट ऐड हो जाएगी। समझ में आया क्या? अब पढ़ो वो पॉइंट। Provided further that where a recipient failed to pay to the supplier of the goods or services or both other than the supplies on which reverse charge is applicable, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days, मतलब न तो वैल्यू दी न तो टैक्स दिया, 180 डेज के अंदर from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such a manner as may be prescribed। और आपको ब्याज के साथ में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको ऐड करना पड़ेगा। चलो समझ में आ गया। Provided also that the recipient should be entitled to avail of the credit of ITC on the payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable there। मतलब सिंपल चीज है, आपने सिर्फ आईटीसी क्लेम किया है तभी आपको रिपे करना है, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। Note, even if all specified particulars stipulated by invoice rules is not satisfied, yet the invoice contain the amount of tax charge, description of supply, total value of supply, GSTIN of supply and recipient and place of supply in case of interstate supply, then ITC can be availed by the registered taxpayer। This is a very important amendment and hence ITC cannot be denied due to certain clerical mistakes in the invoice by the supplier। क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करो। Even if all specified particulars stipulated by invoice rules is not satisfied, yet the invoice contain, देखो हमने बोला कि जो भी इनवॉइस है, आप
उसको जो इनवॉइस आएगा वो इनवॉइस का भी एक फॉर्मेट है कि वो फॉर्मेट के अंदर ही इनवॉइस आना चाहिए। बट अगर इनकेस इनवॉइस वो फॉर्मेट में नहीं आता है, जैसा हम बोलते हैं कि भाई जब भी इनवॉइस आपको आए तब उस पर जीएसटी नंबर होना चाहिए, टैक्स वैल्यू होना चाहिए, तो डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, उसके बाद सॉरी डेट होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, एचएसएन कोड होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं भी होती है बट ये पॉइंट अगर होते हैं तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। कौन कौन सी चीजें? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लायर सप्लाईज, total value of supply, GST, number of supply, recipient and place of supply, interstate, in case of interstate supply, then the ITC can be availed by the register। मतलब ये 4-5 पॉइंट भी अगर उसके अंदर है ना वो इनवॉइस के अंदर, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा सर, ये याद करना पड़ेगा कि इनवॉइस के अंदर कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए मैंडेटरीली। एक तो है टैक्स, एक तो है डिस्क्रिप्शन ऑफ सप्लाई, मतलब आपने कौन से गुड्स का सप्लाई किया है, कौन से सर्विसेज का सप्लाई किया है। उसके बाद टोटल इनवॉइस वैल्यू, उसके बाद में जीएसटी नंबर तो मैंडेटरी है क्योंकि उसके बिना तो आप सामने वाले को क्रेडिट दे ही नहीं पाओगे। उसके बाद में रेसिपिएंट का कौन है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। बस इतनी सी चीजें आपको होनी चाहिए, क्या, और प्लेस ऑफ सप्लाई। बस ये 5 पॉइंट अगर उसमें है तो वो इनवॉइस वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। सर ये 16.3 16.4 रुको, 16.3 16.4 करने से पहले 16.1 वापस से पढ़ लेते हैं। द entire credit on inputs and capital good allow can be availed at the time of receipt of input and capital good, thus to this extent there is no difference between input and capital good under GST law। ठीक है, कोई बात नहीं, ये समझ लिया हमने। टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, द इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed by registered person including the input service distributor on the basis of any of the following documents: an invoice issued by the supplier or goods or services are both in accordance with the provision। मतलब एक तो इनवॉइस इशू होना चाहिए, एन इनवॉइस इशूड अंडर रिवर्स चार्ज, अ डेबिट नोट, अ बिल ऑफ एंट्री, एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट। सर ये क्या है? देखो ये ना इनवॉइस के पार्ट है, मतलब कौन कौन से टाइप के इनवॉइस हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल इनवॉइस होता है, एक होता है रिवर्स चार्ज के अंदर इनवॉइस इशू करना, एक होता है डेबिट नोट, एक होता है बिल ऑफ एंट्री। डेबिट नोट मतलब क्या होता है कि भाई अगर कभी जैसे 1000 रुपीज का इनवॉइस था एक्चुअल में, और जब मैंने इनवॉइस बनाया ना तब मैंने 900 का इनवॉइस बनाया, 100 रुपीज का इनवॉइस बनाना ही मैं भूल गया, लेकिन मैंने सप्लाई किया 1000 रुपीज का। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये 100 रुपीज का और एक इनवॉइस बनाने के बजाय मैं डेबिट नोट इशू कर देता हूँ कि भाई 100 रुपीज का मैं गलती से भूल गया था, वही डेट की थी वो, तो 100 रुपीज की डेबिट नोट बना के मैं दे देता हूँ। बिल ऑफ एंट्री कब लगता है? बिल ऑफ एंट्री आपको मैंने बताया था, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप टैक्स इनवॉइस नहीं देते हो, बिल ऑफ एंट्री देते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप सामने वाले को क्रेडिट इशू नहीं करते हो, क्रेडिट ट्रांसफर, इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर होता है क्या कंपोजिशन के अंदर, ना मुन्ना ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, बिल ऑफ एंट्री देते हैं। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस, ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब हम पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगा कि वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस क्या होता है और उसका क्रेडिट नोट क्या होता है। बात समझ में आ रही है? यस। So all these documents are to be furnished at the time of filing form GSTR2 in accordance with rule 36(2) of the CGST rule 2017. Done. As per 36(3) of CGST rule 2017, no input tax rate shall be availed by registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of। अगर 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 आपने आपने कोई भी फ्रॉड किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट की है, तो आपको जो भी आईटीसी मिलने वाला है ना उसको हम रोक के रख देंगे। सुनो सुनो सुनो, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स दैट हैज बीन पेड इन परस्यूएंस ऑफ एनी ऑर्डर वेयर एनी डिमांड हैज बीन कंफर्म ऑन अकाउंट ऑफ एनी फ्रॉड। अगर हमको ऐसा समझ में आया कि आपने सप्लाई करने में कोई फ्रॉड किया है तो आपको जो जो आईटीसी मिलने वाले थे ना हम उसको रोक लेंगे, हम बोलेंगे रुक रुक रुक, इसको अभी दे मत आईटीसी, इसने बहुत सारा फ्रॉड किया है, इसको रुका के रख। समझ में आया? The SINVAT credit should be taken on the strength of the private challan as the case same were not found fake and there was proper certification that duty has been। ठीक है, कोई समझ, इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ 16.3 और 16.4 कंप्लीट कर ले एक बार और फिर आज के लिए बस करते हैं। 16.3 of CGST Act 2017, where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods
and plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed. दो चीज, सिंपल चीज है, सिंपल चीज। अगर आपने डीटी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा ये बात कि आप क्या करते हो बच्चों, जब भी कभी आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया, कैपिटल गुड्स में क्या परचेज किया, सर मैंने एक मशीन परचेज की, मस्त पैकी, हाँ कर ली सर। अब ये मशीन थी सर 1 लाख रुपीज की, जिसके ऊपर 18% जीएसटी लग के आया, 18,000 रुपीज। अब ये मशीन हो गई सर 1,18,000 रुपए की। अगर ये 1,18,000 रुपीज की जो मशीन है उसके ऊपर अगर आप जीएसटी क्लेम करना चाहते हो, ये 18,000 आपके इनपुट में लग के आया ना, अगर आपको ये क्लेम करना है तो आपको जो डिप्रिसिएशन है ना वो 1 लाख रुपीज पे ही मिलेगा। कितने पे मिलेगा? 1 लाख पे ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको डिप्रिसिएशन दोनों वैल्यू पे लेना है तो फिर आपको जीएसटी का क्लेम नहीं मिलेगा। सिंपल समझने जैसी चीज है, दोनों चीजें एक साथ में पॉसिबल नहीं है। एक तो आप इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो जो जीएसटी लग के आया उस पे, या तो आपको जीएसटी पूरा का पूरा अगर क्लेम करना है तो फिर आप यहाँ पे इस पे डेप्रिसिएशन मत करो, इस पे तो मिलेगा ही, मतलब 1 लाख की जो मशीनरी की कॉस्ट है उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप जीएसटी जो टैक्स लग के आया उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम मत करना, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। नहीं तो क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे भी मस्त पे की जीएसटी, ये 1,18,000 पे जीएसटी डिप्रिसिएशन क्लेम कर ले रहे हैं और यहाँ पे मस्त जीएसटी डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना के यहाँ पे भी 18,000 रुपए आईटीसी ले रहे हैं। ऐसा चलेगा क्या? नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं चल सकता। चलो बढ़िया सर। अब 16(4) क्या बोलता है? 16(4) बोलता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन शुड नॉट एंटाइटल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such a debit note pertain or furnishing of the relevant or annual return whichever is earlier। बाप रे बाप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। क्या देखो सर, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किए, ठीक है। अब मिस्टर ए ने ना अपने जीएसटीआर 1 के अंदर ये सप्लाई बताया नहीं। ये बात थी अक्टूबर 22 की, अक्टूबर 22 में सप्लाई हुआ, उसने जीएसटीआर 1 जो नवंबर में फाइल करते हैं उसमें बताया ही नहीं मिस्टर बी को मैंने सप्लाई किया। चलो ठीक है, अब मिस्टर बी ने भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि मिस्टर ए अगर सप्लाई, देखो मिस्टर ए अगर सप्लाई बता देता था तो मिस्टर बी के जीएसटीआर 2A में दिख जाता था। अभी तो समझ में आ रहा है, हाँ मिस्टर बी के जीएसटीआर 2A में दिख जाता था। अब इसने बताया नहीं तो इसके 2A में दिखा नहीं, अब इसने 2 में क्लेम कर लिया। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर ये पर्सन मिस्टर ए ये सितंबर के रिटर्न तक के, सितंबर के मतलब नेक्स्ट ईयर के सितंबर के रिटर्न तक के, मतलब सितंबर का रिटर्न कब फाइल होगा? अक्टूबर 20 को फाइल होगा ना, अक्टूबर 11 को, सॉरी वही अक्टूबर 11 को फाइल होगा। अगर अक्टूबर 11 तक भी मिस्टर ए अपने बुक्स के अंदर, अपने जीएसटीआर 1 के अंदर ये सप्लाई अगर नहीं बताता है तो मिस्टर बी उसके ऊपर का आईटीसी कभी क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब सर इसमें मिस्टर बी की क्या गलती है? बेचारे ने परचेस किया, पैसे पूरे दे दिए। देखो सुनो सुनो, समझो मेरी बात, आपने मेरे से लेक्चर लिया, ठीक है, आपने लेक्चर के साथ में लेक्चर की अमाउंट भी दी, जीएसटी की अमाउंट भी दे दी। अब मैंने आपका परचेस बताया ही नहीं, मैंने आपको सेल बताया ही नहीं, मैंने आपको सप्लाई किया, आपने मुझे पेमेंट दे दिया, अब मैंने आपके नाम का जीएसटी बताया ही नहीं गवर्नमेंट को। इसके अंदर गलती किसकी है? सप्लायर की है। अब मिस्टर बी की कोई गलती नहीं है, बेचारा उसने तो परचेस बताया भी, उसने आईटीसी क्लेम किया भी और उसने पेमेंट दिया भी, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है देखो भैया सप्लायर ने बताया नहीं ना तो हम आपको नहीं देने वाले। मतलब मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तो सितंबर से पहले, या तो एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है सर? 31 दिसंबर होती है, ठीक है। एक तो 31 दिसंबर या सितंबर, कौन सा पहले आता है? सितंबर ही पहले आता है ना, तो सितंबर से पहले आपको एनी हाउ जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल करना है कि हमने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किया। अगर मिस्टर ए ऐसा नहीं करता है तो मिस्टर बी के को वो उतने अमाउंट का आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ गए क्या? यही बताना चाहते हैं। अब पढ़ो वापिस।
A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier। मतलब जब तक कि आप एनुअल रिटर्न के अंदर या सितंबर के रिटर्न के अंदर वो सप्लाई नहीं बताते हो तब तक के वो उसका जो भी रिसिपिएंट है मतलब जो भी आईटीसी क्लेम करता है वो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब अभी तक की कंडीशंस कौन कौन सी थी अब क्लियर हुई क्या? ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। यही कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, पोजीशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, एक तो आपके पास में इनवॉइस होना चाहिए, अगर है तो फिर गुड्स और सर्विस और बोथ शुड बी रिसीव्ड, फिर आपको गुड्स और सर्विस मिले कि नहीं ये देखना है। अगर यस वो मिले हैं तो फिर आपको देखना है कि भाई सामने वाले ने टैक्स पे किया है क्या गवर्नमेंट को, बिल्कुल टैक्स पे किया है। फिर उसने रिटर्न फाइल किया है क्या, यस सर रिटर्न भी फाइल किया है। उसके बाद में क्या देखना है, उसके बाद में गुड्स रिसीव्ड इन लॉट, अगर लॉट में गुड्स मिले हैं तो जिस दिन लास्ट लॉट होगा उस दिन हमको आईटीसी मिलेगा। और पेमेंट फॉर द इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज, अगर 180 दिन में हम उसको रीपे कर दे तो ही आईटीसी मिलेगा। और एक पॉइंट इसके अंदर क्या था, जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि अगर सामने वाले ने उसके बुक्स के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर रिटर्न के अंदर ये जो रिटर्न के अंदर यहाँ पे फाइल किया ही नहीं है, कब तक के, सितंबर तक के नहीं किया है, सितंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, या फाइलिंग एनुअल रिटर्न तक भी नहीं किया है तो ऐसे केस के अंदर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउ, समझ में आया क्या? पूरा चार्ट समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, अभी यहाँ तक के हमारा हो गया। कल हम देखेंगे ये एग्जाम्पल और नोटिफिकेशन नंबर 39 से ऑनवर्ड्स। समझ में आ रहा है? बिल्कुल यस बच्चों, बाय, टेक केयर। और कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछने का। चलो ठीक है बच्चों, बाय।